अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में मैं क्लास 9th की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 है सेल साइकिल, उसको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सेल साइकिल एक्चुअली क्या है? सेल का रिप्रोड्यूस करना और दोबारा अपने जैसे सेल्स को प्रोड्यूस करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्मॉल सेल है, ठीक है, ये अपने आप को इस हद तक बड़ा करेगा, ठीक है, ये अपनी रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचेगा और फिर उसके बाद ये अपने आप को दो में डिवाइड कर लेगा और फिर दोबारा से उसी तरह स्मॉल साइज का एक सेल बन जाएगा। ठीक है, तो सेल्स का अपने जैसे सेल्स का को रिप्रोड्यूस करना सेल साइकिल कहलाती है। फिर इस तरह ये स्मॉल सेल्स दोबारा से अपनी रिप्रोडक्टिव एज पे पहुंचेगा, फिर उसमें फिर दो में डिवाइड हो जाएगा और इसी तरह ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। तो इसको जिसमें सेल डिवाइड करता है उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। जैसे सेल के ऑर्गेनेल्स अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हुए प्रीवियस चैप्टर के, तो उसमें हमने सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी डिटेल में डिस्कस किया है। लाइक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनेल्स हैं। अब देखें, जब ये सेल्स अब पूरी तरह ग्रो कर जाता है तो फिर ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करैक्टर ये भी है कि वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम इसमें सेल साइकिल को डिस्कस करेंगे कि सेल्स किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं और सेल अपने जैसे सेल्स को कैसे जनरेट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास टू टाइप्स की है। एक तो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और एक हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास म्यूटेशंस आती हैं। एक ऑर्गेनिज्म से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर म्यूटेशंस होंगी, चेंजेस होंगे। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है कि सेम हूबहू अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। तो हम यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म लेवल की बात नहीं करेंगे, एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑफ स्प्रिंग्स को डेवलप नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पर हम सेल लेवल से स्टार्ट करेंगे कि सेल किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए, ये मेरी स्किन के सेल्स है ना, अब इन स्किन के सेल्स में मेरे पास कट लग जाता है, ये डैमेज हो जाते हैं। तो आप देखते हैं कि दोबारा थोड़े टाइम के बाद ये स्किन दोबारा रिपेयर हो जाती है, दोबारा से जो यहाँ के सेल्स डैमेज हो गए थे वो दोबारा से अपीयर हो जाते हैं और दोबारा से मेरी वो जगह जो है वो फिल हो जाती है। तो यहाँ के जो सेल्स थे उन्होंने रिप्रोड्यूस किया अपने जैसे वही जो सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थे। विर्को ने भी तो हमें यही कहा था कि सेल्स जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ के जितने सेल्स में डैमेज हुए थे वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो सेल के लेवल पे हम स्टार्ट करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है। अब यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल में हमारे पास टू फेसेस है, एक हमारे पास इंटरफेस है, दूसरा माइटोटिक फेस है। ठीक है, इंटरफेस को हम नॉन डिवाइडिंग फेस भी बोलते हैं, नॉन डिवाइडिंग या फिर नॉन डिवाइडिंग फेस, या फिर हमारे पास उस फेस को बोला जाता है प्रिपरेटरी फेस, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। ठीक है, तो इंटरफेस हमारे पास नॉन डिवाइडिंग फेस कहलाती है और दूसरी फेस हमारे पास सेल साइकिल को हमने एक्चुअली टू फेसेस में डिवाइड कर दिया हुआ है, इंटरफेस में और माइटोटिक फेस में। माइटोटिक फेस को हम एम फेस भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, और दूसरा हम इसको डिवाइडिंग फेस भी बोलते हैं, जिसमें सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लेता है पूरी तरह। ठीक है, तो इंटरफेस हमारे पास प्रिपरेटरी फेस है और नॉन डिवाइडिंग फेस है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवाइड होने के लिए। इंटरफेस के बाद सेल एंटर होते हैं माइटोटिक फेस में, और इन दोनों फेसेस की अलग अलग डिवीजन्स हैं और अलग अलग इनके स्टेजेस हैं। ये पूरे एक सीक्वेंस के साथ सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर करता है, और कैसे वो डिवाइड होता है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज जो मेरा लेक्चर है वो पूरा इंटरफेस पे है। ठीक है, इंटरफेस को हम देखेंगे जिसको मैंने नॉन डिवाइडिंग फेस का है और प्रिपरेटरी फेस का है, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, तो हम सिर्फ इंटरफेस की जो डिवाइडिंग उसके आगे से डिवीजन है, उसके आगे से सब पॉइंट्स हैं, आज हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं माइटोटिक फेस को या माइटोसिस का जो पूरा प्रोसेस है और उसकी जो सब डिवीजन है उसको हम लेक्चर्स में जो है मैं वो अपलोड करूँगी। तो G1 इंटरफेस की हमारे पास तीन आगे से सब डिवीजन्स हैं। एक हमारे पास है G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। इन तीन फेसेस को इकट्ठा करके हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं? इंटरफेस
नॉन डिवाइडिंग फेज और प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। G1 फेज, अब देखें जी, अब जब इनिशियली स्टडीज चल रही थी ना, बहुत पहले जब सेल डिवीजन के ऊपर स्टडी चल रही थी, तो यहाँ पर जब हमने उठाया अपना सेल को हमने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, तो सेल जो है उस टाइम में कोई उसके अंदर चेंजेस अपीयर नहीं हो रही थी, कोई कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, अंडर ऑब्जर्वेशन हमें कुछ भी नज़र नहीं आया, तो हमने उस फेज़ को क्या कह दिया, G1 फेज़। उसके बाद अचानक ही हमें क्रोमोसोम्स नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है। सेल के अंदर जो उसका न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो उसने अपने आप को डिवाइड किया, यानी सेल ने क्रोमोसोम्स को सिंथेसाइज किया, डुप्लीकेट किया। तो उस फेस में जो हमारे पास एक गैप आया था, गैप आने के बाद हमारे पास जैसे ही हमारे पास फर्स्ट गैप आया, गैप आने के बाद हमारे पास क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए, और डुप्लीकेट फॉर्म में हमें वो क्रोमोसोम्स उस सेल के अंदर नज़र आना शुरू हो गए। उस फेज को हमने सिंथेसिस फेज बोल दिया, या फिर एस फेज। उसके बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड ऐसा आया जिसमें सेल दोबारा गैप, हमने उसको गैप 2 बोल दिया। इसको हमने फर्स्ट गैप बोला, इसको हमने गैप 2 यानी सेकेंड गैप बोला। इसमें भी कोई फिजिकली हमें उसमें कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जो मॉडर्न स्टडी है, देखें जो पहले स्टडीज़ थी उसमें उन्होंने उसको नाम दिया गैप 1 यानी फर्स्ट गैप। फिर हमारे पास क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए, तो हमें समझ आया, हमें नज़र आया अंडर ऑब्जर्वेशन के क्रोमोसोम्स जो है वो डुप्लीकेट हो गए हैं। फिर हमारे पास एक दोबारा गैप अपीयर हुआ गया, उसको हमने सेकेंड गैप बोला, ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान ही। तो ये हमारे पास 3 फेसेस थी। लेकिन अब जैसे जैसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो रही है मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करके, तो इस G1 गैप 1 को और गैप 2 को हमने ग्रोथ फेज़ बोल दिया है, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में गैप ही लिखा हुआ है, तो आपने गैप को ही प्रिपेयर करना है। लेकिन अब इसको हम ग्रोथ फेज़ कहते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे ज़्यादा एडवांस स्टडी होती जा रही है, उसमें नज़र आ रहा है, उसमें यह अपीयर हुआ है कि G1 फेज़ में जब सेल इंटर होता है ना, इंटरफेस की G1 फेज में, तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है, सेल अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, साइज़ इंक्रीज़ करता है। वो हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सेल अपने आप को एक्चुअली ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। तो वो ग्रोथ 1 है। उसके बाद क्रोमोसोम्स को डिवाइड करेगा, अपनी डुप्लीकेशन तैयार करेगा क्रोमोसोम्स की, तो उसको हमने सिंथेसिस, और गैप 2 को भी हमने दोबारा से ग्रोथ का नेम दे दिया है, ठीक है। उसमें भी सेल ग्रो कर रहा होता है प्रॉपरली माइटोटिक फेज में इंटर होने के लिए। तो हम देखते हैं G1 फेज में कि क्या होता है जब सेल पूरी तरह ग्रो कर जाता है। अब देखें, एक इमेच्योर सेल है जो खुद पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ हुआ, तो उसके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो रिप्रोड्यूस करे या सेल साइकिल में इंटर हो। तो वो सेल को इंटर होने के लिए भी फर्स्ट उसकी जो शर्त है वो यही है कि सेल खुद पूरी तरह पहले डेवलप हुआ हुआ हो, ठीक है। देखिए, वही ऑर्गेनिजम्स सेल साइकिल में या रिप्रोडक्शन की फेज में इंटर होते हैं जो खुद पूरी तरह डेवलप हुए हुए होते हैं। कभी भी इमेच्योर ऑर्गेनिजम्स या इमेच्योर सेल डिवीजन की तरफ नहीं जाते, ठीक है। तो सेल जो पूरी तरह ग्रो हो चुका है, जिसने रिप्रोड्यूस करना है, वो सबसे पहले इंटरफेस में इंटर होता है। इंटरफेस की G1 फेज है हमारे पास। अब देखें, इंटरफेस हमारे पास पूरी सेल डिवीजन में 90% टाइम लेती है सेल। अगर सेल ने हमारे पास 10 मिनट्स में डिवाइड होना है ना, एक सेल जो है वो 10 मिनट में डिवाइड हो रहा है, तो उसके 9 मिनट्स कंज्यूम करेगा इंटरफेस। तो 90% जो टाइम है वो टाइम टेकन स्टेप कौन सा है, इंटरफेस। और 10% जो टाइम है वो माइटोटिक फेज होगी। माइटोटिक फेज जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि सेल सब कुछ प्रिपेयर कर लेता है, उसको जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी इंटरफेस में क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, कंप्लीट हो जाती हैं। तो टाइम टेकन जो स्टेप है वो इंटरफेस है, जिसमें 90% टाइम जो है वो लिया जाता है। सबसे पहले हमारे पास फेज कौन सी है, G1 फेज। एक जो मेच्योर सेल है जब वो अपने आप को डिवाइड करने लगता है, तो सबसे पहले G1 फेज में इंटर होता है। G1 फेज में क्या है, इंक्रीज इन साइज। अब एक ये वाला सेल है जो खुद पूरी तरह ग्रो हुआ हुआ है। अब ये जैसे ही G1 फेज में इंटर होगा, ये ग्रो इन साइज, ठीक है, ये साइज में बड़ा हो जाएगा। साइज में बड़ा होगा
कैसे बड़ा होगा, इसके अंदर जो जितनी भी ऑर्गेनेलिज हैं, लाइक जैसे यहाँ पर जिक्र हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस भी कहते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स के थ्रू होती है। तो देखें ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो सेल क्या करता है, इन चीज़ों की डुप्लीकेशन, इन चीज़ों को डबल प्रिपेयर करना शुरू कर देता है सेल। तो सेल इस वजह से इंक्रीज इन साइज हो जाता है, इन सप्लाई ऑफ प्रोटीन, इसके अंदर जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो ज़्यादा हो जाती है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, सप्लाई ऑफ प्रोटीन इंक्रीज़ हो जाती है, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस एंजाइम्स, एंजाइम्स की जो प्रेपरेशन है, एंजाइम की जो सिंथेसिस है वो G1 फेस में इंक्रीज़ हो जाती है। अब एंजाइम्स हमने पढ़े थे ना कि एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। अब देखें प्रोटीन की सिंथेसिस ज़्यादा होगी तो क्या चीज़ बनने शुरू हो जाएंगे, एंजाइम्स बनने शुरू हो जाएंगे। अब एंजाइम्स जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको स्पीड अप कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एंजाइम बगैर एंजाइम के वो रिएक्शन 1 घंटे में होना है ना, तो वो एंजाइम के साथ कुछ सेकंड्स में हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट में हो जाएगा। तो एंजाइम्स जो है हमारी बॉडी में उन रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो G1 फेज में हमारे पास क्या होता है, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है, उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस हैं वो ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। सेल की ऑर्गेनेलिज, जैसे यहाँ एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स की, तो ये ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, राइबोसोम्स का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। वेरियस एंजाइम्स हैं जिन्होंने रिएक्शंस में इन्वॉल्व होना है, उनकी सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास है सेल की G1 फेज, जिसमें हमारे पास ऑर्गेनेलिज ज़्यादा हो गई हैं, राइबोसोम्स का नंबर ज़्यादा हो गया, ठीक है, सेल का साइज़ बढ़ गया। देन हमारे पास सेल एंटर होता है सिंथेसिस फेज में या S फेज में। S फेज में क्या होता है, सेल्स डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेल्स अपने आप को क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। आप देखें उसको डुप्लीकेशन क्रोमोसोम्स का, अगर मैं सेल के अंदर से ये वाला इसका न्यूक्लियस बाहर निकालूं तो हमारे न्यूक्लियस में क्या है, सारा जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में भी हमारे पास DNA होता है, ठीक है। अब इस पूरे DNA को डुप्लीकेट करने के लिए, अगर आपने इसकी डुप्लीकेशन का प्रोसेस पढ़ा है कि DNA अपने आप को कैसे रेप्लिकेट करता है, तो इसके लिए बहुत सारी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, इसको एनर्जी चाहिए होती है, इसको ATPs चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं जो यहाँ पर आकर अटैच होते हैं और DNA जो है वो पूरा डुप्लीकेट होता है। तो देखें वो वाली सारी चीज़ें जो क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट होने के लिए चाहिए थी, वो सारी चीज़ें कहाँ प्रिपेयर हो गई हैं, G1 फेज में, ठीक है। G1 फेज में प्रिपेयर होने के बाद सेल कहाँ एंटर हुआ, S फेज में। S फेज में अब जब उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उसकी जितनी भी प्रोटीन सिंथेसिस एंजाइम्स हैं जो सारी उसको रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करने हैं क्रोमोसोम्स की, वो सारी G1 फेज में प्रिपेयर होंगी। और S फेज में क्या होगा, सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट कर लेगा और सेल का जो न्यूक्लियस है वो हमें कैसे नज़र आएगा, उसके अंदर इस तरह के सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे, ठीक है। सिस्टर क्रोमैटिड्स हम किसे कहते हैं, एक क्रोमोसोम्स का अपने जैसा दूसरा क्रोमोसोम्स बना लेना और इस तरह के सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाना। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे पास S फेज में अपीयर हो जाते हैं, ठीक है। S फेज में इनकी डुप्लीकेशन हो जाती है और सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 इस तरह के पेयर्स अपीयर हो जाते हैं, ठीक है, 23 सिस्टर क्रोमैटिड्स के पेयर्स अपीयर हो जाएंगे। अब देखें सबसे पहले सेल ने अपने आप को सारा प्रिपेयर किया सिंथेसिस फेज में एंटर होने के लिए, ठीक है। अब इसकी जितनी भी एनर्जीज के लिए माइटोकॉन्ड्रियाज को इसने रेडी किया था, इसने बहुत सारी प्रोटीन्स को, इसने बहुत सारे एंजाइम्स को रेडी किया था, अपना सेल साइज इंक्रीज हुआ था, वो सब तो यूटिलाइज हो गया S फेज में, सिंथेसिस फेज में, ठीक है। अब सेल दोबारा से इंटर होगा G2 फेज में। G2 फेज में वो क्यों इंटर होगा, क्योंकि अब देखें जितनी उसने यहाँ चीज़ें G1 फेज में बनाई थी ना वो सारी यूज़ हो गई हैं सिंथेसिस फेज में। अब उसको मज़ीद माइटोटिक फेज में एंटर होने के लिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है माइटोटिक फेज। तो माइटोटिक फेज में एंटर होने के लिए उसको मज़ीद कोई और चीज़ें चाहिए, तो सेल दोबारा से इंटर हो जाता है G2 फेज में, ठीक है, जिसको गैप 2 भी बोलते हैं और अब इसको हम ग्रोथ के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिपेयर प्रोटीन एसेंशियल फॉर माइटोसिस। इसमें अब जब सेल G2 फेज में एंटर होगा तो इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होंगी जो कि आगे जाके हमें स्पिंडल फाइबर्स जो है वो
सेंट्रियोल से बनते हैं, तो स्पिंडल्स फाइबर्स को बनने के लिए भी प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो सेल बहुत सारी एसेंशियल प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है, बनाता है G2 फेस में, ठीक है। और फिर उसके बाद सेल कहाँ एंटर हो जाता है, माइटोटिक फेस में। तो ये हमारे पास पूरे 3 स्टेप्स थे, G1 फेज, सिंथेसिस फेज और G2 फेज इंटरफेस के, जिसको हमने नॉन डिवाइडिंग फेज का है। अब देखें इन तीनों फेजेस में आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि सेल डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमने इसको नॉन डिवाइडिंग फेज बोला है। और थर्ड मैंने इसको नेम दिया था प्रिपरेटरी फेज, यानी सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि देखिए आप सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा माइटोटिक फेज में इंटर होने के लिए। G2 फेज के बाद सेल इंटर हो जाता है माइटोटिक फेज में, और माइटोटिक फेज को या माइटोसिस के प्रोसेस को इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी कि माइटोटिक फेज क्या है। इस वीडियो में मैंने इंटरफेज को डिस्कस किया है। होप सो स्टूडेंट्स यू गेट ऑल माय पॉइंट्स। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जल्द ही रिप्लाई दे दूं जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन देखूं। देन हमारे पास आपकी बुक में एक G0 फेज को डिस्कस किया हुआ है। आप देखें हमारी बॉडी के या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको जो ऑल द टाइम डिवाइड होते रहते हैं। जैसे अब मेरी बॉडी की जो इपिथेलियल सेल्स हैं, स्किन के सेल्स हैं, ये ऑल द टाइम रिमूव भी हो रहे हैं और ऑल द टाइम डेवलप भी हो रहे हैं। इनके अंदर सेल साइकिल का प्रोसेस हो भी रहा है, सेल डिवाइड भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ एक जब उसका पूरा साइज अटेन हो जाता है तो वो दोबारा सेल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो वो मतलब है कि हमारा डैमेज हो गया, उसका कोई हल नहीं है, वो दोबारा सेल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से वो वाले सेल्स जो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करते, वो सेल G1 फेज के बाद जब सेल अपने आप को पूरी तरह रेडी कर लेता है, वो सेल सिंथेसिस से फेस में एंटर होने के बजाय G0 फेस में चला जाता है। और G0 फेस की भी हमारे पास 3 सिचुएशंस है। वो सेल्स G0 फेस में, कुछ सेल्स G0 फेस में कभी भी इंटर नहीं होते, ठीक है, वो कभी भी G0 फेस में नहीं जाते, वो सिंथेसिस फेस में जाते हैं, G2 फेस में जाते हैं और माइटोटिक फेस में चल जाते हैं और ऑल द टाइम डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जैसे लीवर और किडनी के सेल्स हैं, ये उस टाइम डिवाइड करेंगे जब उनको ज़रूरत होगी। जैसे हमारा किडनी है या लीवर है, इसका छोटा सा पार्ट, ठीक है, ये हमारे पास किडनी है, तो किडनी का यूं छोटा सा पार्ट अगर डैमेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा किडनी का थोड़ा सा पार्ट डैमेज हो गया, तो इसको क्या करेंगे डॉक्टर, इस पार्ट को कट करके निकालेंगे। तो किडनी क्या करेगी उस टाइम, देखिए पहले वो डेवलप नहीं करी, उसके सेल्स, ऐसा नहीं है कि किडनी दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है, उसमें सेल डिवीजन स्टॉप हो चुकी हुई है। उसके जितने भी सेल्स हैं हमारी किडनी के, हमारे लीवर के, वो G0 फेस में इंटर हो चुके हुए हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता उनको डैमेज होता है या उनके सेल्स जो हैं वो डेथ हो जाते हैं, अगर डॉक्टर सर्जरी करके उस पार्ट को रिमूव करते हैं तो हमारे कुछ पार्ट्स के अंदर वो एबिलिटी होती है कि सेल दोबारा से अगेन रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और वो जो हमारा डैमेज पार्ट होता है, जो कट पार्ट किया हुआ होता है, वो दोबारा से रिपेयर कर जाता है। तो G0 फेस में कुछ सेल एंटर होते हैं लेकिन उनके अंदर दोबारा एबिलिटी होती है कि कभी उनको रिप्रोड्यूस करना पड़े तो वो कर जाए, ठीक है। अभी जो मेरी लीवर के सेल्स हैं, मेरी किडनी के सेल्स हैं, वो G0 फेस में है, ठीक है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि वो कट करनी पड़ जाए, उसका छोटा सा पार्ट हमें निकालना पड़ जाए, तो वो क्या होता है कि दोबारा सेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं, वो G0 फेस से बाहर निकल आते हैं और S फेस में जाकर, G2 फेस में जाकर माइटोसिस करते हैं और दोबारा से वो सेल्स दोबारा रीजनरेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो परमानेंटली G0 फेस में चले जाते हैं, वो ज़िंदगी भर कभी उनकी ज़रूरत पड़े भी तो वो दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं करते। जिसमें आपके पास एग्जांपल है आई सेल्स की, और हमारे जो न्यूरॉन्स के सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो परमानेंटली G0 फेस में एंटर हो चुके हैं, जो हमारी बॉडी में उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे हमारे आई सेल्स हैं, अगर ये डैमेज होते हैं, खुदा न खासा अगर ये डैमेज हो भी जाते हैं, तो इनके अंदर दोबारा रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। तो ये वाले आई सेल्स और न्यूरॉन सेल्स जो हैं ये G0 में परमानेंटली इंटर हो गए हैं, ठीक है, ये वाले सेल्स। लीवर और ये सेमी परमानेंटली, आपकी बुक में सेमी परमानेंटली का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। सेमी का मतलब है कि कभी इनकी ज़रूरत पड़े
तो ये जी नॉट फेज से निकल आते हैं। तो इपिथेलियल सेल्स ये कभी भी जी नॉट फेज में इंटर नहीं होते, ये हमेशा रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा लेक्चर था। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी।